अभिसार शर्मा, लंदन वार्ता में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये आज की जो बातचीत है, वो कहाँ से शुरू करूँ? दिल्ली से या लंदन से? बिल्कुल, लंदन से शुरू की जाए परवेज़, क्योंकि लंदन से जुड़ी रोमानियत है कई चीज़ों की। क्योंकि कितना कुछ सीखा है लाइफ़ में, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट बीबीसी लंदन को जानता जाता है। और मेरे जो तमाम शौक हैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक फ़िल्म बफ़ बताता हूँ, लंदन में जो एक्सपोज़र मिला और इनफैक्ट ब्रॉडकास्टिंग की भी बात करूँ, तो बीबीसी मेरे लिए एक पैरामीटर था, एक पैमाना था। लंदन जॉइन करने से पहले बीबीसी वर्ल्ड में मैं फिलिप हेटन को देखता था, निक काविंग को देखता था। आपको मैंने होम टेलीविज़न की बीबीसी न्यूज़ में देखा था। आपका भी मैं फैन रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है परवेज़ भाई कि लंदन से जुड़ी बहुत यादें हैं, मगर लंदन की तैयारी पहले से ही चल रही थी और मुझे मेरी खुशनसीबी है कि साल 1999 में 1999 में मैं और संतोष सिन्हा हम दोनों का सिलेक्शन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में हुआ था और 4 साल मैं वहाँ था, जो मेरी खुशकिस्मती है। मुझे इतना याद है कि तकरीबन एक 25 साल का नौजवान बीबीसी बुश हाउस में दाखिल होता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। फिर मुझे लगा कि शायद पल भर के लिए है, लेकिन मैंने देखा कि जितने भी साल मैंने देखा वो मुस्कुराहट बरकरार रही और बीच-बीच में वो बेइंतहा हँसता है और फिर अचानक किस्से सुनाने लगता है और फिर साथ में बहुत सारे लोगों की नक़्ल करने लगता है, जिसमें कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की नकल वो इतनी अच्छी करता है कि बस मज़ा आ जाता है, लेकिन हम उसका ज़िक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उसकी ख़ास बात ये है कि वो गाता भी है बीच-बीच में और अल्टीमेटली जब वो एक आखिरी विदाई का समा आता है, तो उसके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे शाहरुख खान एक किसी फ़िल्म में हाथ बिल्कुल खोल के पीछे झुक के ये एक नौजवान है अभिसार शर्मा जिसकी मुझे याद आती है अब से तकरीबन 25 साल पहले जैसे मैं लंदन में पहली बार बीबीसी के बुश हाउस में मिला था। अब आप यहाँ लंदन आने से पहले कहाँ काम करते थे? देखिए, लंदन आने से पहले मैंने अपनी करियर की शुरुआत 1994 में न्यूज़ ट्रैक के साथ की थी, जो आप जानते हैं इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट टेलीविज़न मैगज़ीन हुआ करता था। आपको याद है पहले उसके वीएचएस टेप्स आया करते थे, मंडल मंडल कमीशन का कवरेज, बाबरी जो पूरा प्रकरण था उसका कवरेज, उसके लिए न्यूज़ ट्रैक जाना गया। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा हुआ था न्यूज़ ट्रैक। तो वहां से मैंने बतौर ट्रेनी रिपोर्टर शुरुआत की और फिर 3 साल मैं जी न्यूज के साथ था। तो 1999 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, मगर उससे पहले मैं जी न्यूज के साथ था बतौर रिपोर्टर और एंकर। और इनफैक्ट जी न्यूज का जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन था वो मैंने ही शुरू किया था एज एन एंकर। तो एंकर की पारी एक तरह से कहा जा सकता है कि जी न्यूज से मेरी शुरू हुई थी 1998 के आसपास, परवेज। हाँ, लेकिन एक बात जो मैं समझ नहीं पाया जब आपने ये फ़ैसला किया कि आप बीबीसी छोड़ के वापस दिल्ली जाना चाहते हैं और कुछ और करना चाहते हैं। इसलिए कि जब मैंने आपको सुना था मैं देखिए रेडियो के क्लासिक बैकग्राउंड से आया था, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो में ज़ाहिर-सी बात है जो आवाज़ें हैं उनको सुन के मैं ड्रामा का प्रोड्यूसर भी था, तो मुझे थोड़ी बहुत तमीज़ थी कि आपके एक ड्रामा किस में भी मैं काम किया था, मैंने, मुझे याद है। हाँ, हाँ। तो आपने मुझे अपने मेन आप लीड के तौर पर लिया था। किस आवाज़ में कितना दम है और कितना पोटेंशियल है। मैंने जब आपको सुना था तो मुझे हैरत ये हुई कि आप टेलीविज़न से आ रहे हैं और दूसरी बात ये कि जब बाद में मैंने सुना कि फिर से आप टेलीविज़न में जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस इसलिए हुआ कि रेडियो की बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ आपकी है तब भी थी और उसके बावजूद लेकिन आपने खाली रेडियो पर ध्यान ना देकर टेलीविज़न को चुना। तो वापस आप दिल्ली में आके फिर क्या जॉइन करते हैं? देखिए, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने कुछ दिनों तक बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में काम किया और ये वो दौर था जब एनडीटीवी जो है वो स्टार न्यूज से निकलकर अपने 2 मुकम्मल चैनल शुरू करने की कोशिश कर रहा था, व्हिच वाज एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया। राजदीप सरदेसाई ने मुझे कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने हिंदी टेलीविजन के लिए कुछ नए चेहरों को तलाश रहे हैं और आप बाइलिंगुअल भी हैं, तो आप हमारे अंग्रेजी चैनल के लिए भी काम कर सकते हैं। तो फिर चूंकि मैं टेलीविजन में काम करता रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना उसमें किया जाए। और एक्चुअली दिल्ली आने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मेरी वाइफ जो है, इनफैक्ट 1999 में मेरा सिलेक्शन बीबीसी में होता है और मेरी वाइफ का सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हो जाता है। और
ये उनके साथ ज्यादती होगी कि वो अपना करियर छोड़ के मेरे साथ आके लंदन ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप जानते हैं कितनी शिद्दत के साथ आप सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करते हैं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद बुनियादी तौर पर टेलीविजन ऑडियो विजुअल से जुड़ा हुआ आदमी था। इनफैक्ट जब मैं लंदन में भी था तो मैंने बहुत कोशिश की थी व्हाइट सिटी में घुसने की। और आपके जो दर्शक नहीं जानते व्हाइट सिटी, आप अब तो पता नहीं व्हाइट सिटी में है कि नहीं अब बीबीसी, बट बीबीसी वर्ल्ड जो है वो टेलीविजन जो है वो व्हाइट सिटी में हुआ करता था। तो मैंने कोशिश की थी मगर हो नहीं पाया था, और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि मुझे टीवी में ही जाना चाहिए। मगर दिल्ली आने की वजह ये थी कि मेरी वाइफ यहाँ थी। इनफैक्ट शादी के पहले 3 साल हम लोग जुदा हो गए थे। वो यहाँ थी और मैं लंदन में था, तो इसीलिए भी आना था मुझे दिल्ली वापस। और टेलीविजन इसलिए क्योंकि मैं, परवेज भाई, खुद को हमेशा ऑडियो विजुअल से जुड़ा एक प्रोफेशनल समझता रहा। और यही वजह थी कि मुझे लगा कि मुझे वापस टेलीविजन में आना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस ज़माने में जो बीबीसी टेलीविज़न का ऑफ़िस है, वो व्हाइट सिटी में होता था, इसलिए कि मैं पहले कभी बीबीसी हिंदी सर्विस में काम करता था, फिर 1 साल के लिए उर्दू सर्विस में आया, फिर मैं बीबीसी वर्ल्ड टेलीविज़न में आया। तो हमारा ऑफ़िस व्हाइट सिटी वुड लेन में होता था, लेकिन अब नहीं है। अब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड सर्कस, उसके नज़दीक हैं। जी। खैर, ये तो मैंने अपडेट कर दिया आपको लेटेस्ट। और जहाँ हमारा और आपका बुश हाउस हुआ करता था, जहाँ से बीबीसी वर्ल्ड सर्विस अ, की तकरीबन 40 से ज़्यादा भाषाओं में प्रसारण होते थे, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, तमिल ये भी शामिल हैं, और रूसी वगैरह अंतर्राष्ट्रीय जो हम्म, भाषाएँ थीं, वो भी थीं। वो भी बंद हो गया। बुश हाउस अब बुश हाउस ना रहा, अब वहाँ किंग्स कॉलेज का दफ़्तर खुल गया है। ख़ैर, ये तो लंदन हम्म, की अपडेट हुई। आपने मैं अब थोड़ा-सा ज़रा कैसे ना फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर देते हैं। जी जी। एस्टेब्लिश हो गया कि अविनाश शर्मा कौन है, कहाँ से आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न में इनका दखल कितना है और कहाँ से शुरू होता है। हम्म। अम, फिर आपने ज़रा-सा मुझे थोड़ा-सा अपडेट कीजिए कि एनडीटीवी के बाद में, जहाँ तक मुझे याद है, फिर आप आज तक में गए, एबीपी न्यूज़ में गए, ये सही है? नहीं, बिल्कुल। एनडीटीवी के बाद एबीपी न्यूज को उनके जो प्राइम टाइम शो है, फ्लैगशिप शो है दस्तक, उसके लिए चेहरे चाहिए थे, और उनसे उन्होंने मुझसे संपर्क किया। इसके अलावा मैं फॉरेन अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स कवर कर ही रहा था, तो उनको बहुत सूट कर रहा था कि ऐसा पत्रकार, एक ऐसी शख्सियत मिले जो पत्रकार भी है, फॉरेन अफेयर्स और हुँ। पॉलिटिकल अफेयर्स भी कवर करता है। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और मुझे लगा कि दस्तक एक बहुत ही एक अच्छा शो था, और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ज्वाइन किया जाए आज तक। वहां मैं करीब करीब 5 साल था, पूरे 5 साल था वहां पर। और उसके बाद आज तक छोड़ने के बाद कुछ 2 या 4 महीनों के लिए मुश्किल से मैं जी न्यूज में था बतौर कंसल्टेंट एडिटर, और फिर एबीपी न्यूज ने मुझसे संपर्क किया, और एबीपी न्यूज में जाना ही चाहता था क्योंकि उस बैनर के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत हुआ करती थी। और फिर मैंने एबीपी न्यूज ज्वाइन किया। तो बिल्कुल सही था आपने जो कहा, कुछ इस तरह से आगे का सफर। आपके मन में एबीपी न्यूज़ की बहुत इज़्ज़त होती थी, और फिर उसके बाद आपको यहीं से कहते हैं ना, थोड़ा-सा गालिब का मिसरा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो एबीपी से ही निकले फिर आप बाहर, उसके बाद में फिर आपने किसी रेगुलर टेलीविज़न चैनल का दरवाज़ा नहीं देखा। नहीं, दरवाजा इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई हायर कर भी नहीं सकता था। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं परवेज भाई, जब मैंने आज तक छोड़ा था 2013 में, तो उनके जो संपादक से उनसे मेरी नहीं बनी थी। कोई बहुत अच्छे हालात में मैंने आज तक नहीं छोड़ा था, मगर मैंने जैसे ही छोड़ा था, अगले ही दिन करीब 6 न्यूज चैनल्स मुझे कॉल करने लग गए थे, जिसमें सहारा ने मुझे बतौर एडिटर, ओवरऑल एडिटर, उनके सारे चैनल्स के एडिटर की पेशकश की थी। मगर देखिए, मजाल देखिए, 2018 में जिन हालात में मैंने एबीपी न्यूज को छोड़ा था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे संपर्क करने की। और इत्तेफाक देखिए, जिस दिन मैंने छोड़ा उसी दिन मुझे हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कुछ महीने बाद भारत का जो सबसे बेशकीमती जर्नलिज्म अवार्ड है, रामनाथ गोयनका, मेरा दूसरा रामनाथ गोयनका मुझे मिला। और ऐसे व्यक्ति के लिए हिंदी टेलीविजन के लिए जगह नहीं है। इससे पता चलता है कि आज का जो टेलीविजन है वो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस कदर घबराया हुआ है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहते हैं जो उनसे सामान्य सवाल करता है। तो ये बताता है कि कितना बड़ा छलावा इस वक्त टेलीविजन बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया बना हुआ है।
मैं एक बार फिर से जाता हूँ वहीं एबीपी न्यूज़ की तरफ, इसलिए कि मैंने कहा था कि बड़े बेआबरू, अब ये मैंने थोड़ी-सी लिबर्टी ली कि बेआबरू कौन हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। उसमें हुआ क्या था? मतलब एक छोटा-सा किस्सा है उसमें, लेकिन इख्तिसार संक्षेप में अगर आप सुना सकते हैं, तो वो ज़रूरी है यहाँ पे एस्टेब्लिश करना कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, सवाल करने से और सवालों का जवाब ना देने से, और उसके बाद में फिर आपके लिए ज़मीन तंग हो गई, और मैं अक्सर इस जुमले को दोहराता हूँ, और आसमान का दिल छोटा होता चला गया। देखिए, घटना थी 2018 अगस्त, जहां तक मुझे याद है। मगर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पिछले 6 महीनों से लिखी जा रही थी। उससे 1 साल पहले से इनफैक्ट। हो क्या रहा था परवेज़ भाई कि मैंने अपने फ़ेसबुक मंच पर एक फ़ेसबुक लाइव शुरू किया था, जिसमें क्या होता था हर 2 या 3 दिन में मैं फ़ेसबुक पर लाइव किया करता था, अपने पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म से। मगर होता क्या था कि मैं तो अपने पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म से कर देता था, मगर वो बहुत ज़ोरों से वायरल होता था। और उसमें मैं अपने दिल की बात करता था, मन की बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मन की बात पर एक ही आदमी का कॉपीराइट है। तो मैं दिल की बात करता था मुद्दों पर, कॉमनल इश्यूज पर, रोजमर्रा के इश्यूज पर। तो उससे हो क्या रहा था कि मुझे ये पता चला था कि गवर्नमेंट को उससे काफ़ी प्रॉब्लम था और वो काफ़ी वायरल हो रहा था। और इसके अलावा देखिए मेरा एक अंदाज़-ए-बयान है। मैं उसूलतन एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है 2014 से पहले भी। मेरी ढेरों आपको ऐसे शोज़ मिलेंगे जहां मैं उस वक़्त की सरकारों को, उसके नेताओं को कटघरे में रख रहा था। तो मैं आदतन एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब इस सरकार के साथ प्रॉब्लम उन्हें सवाल पसंद नहीं। तो हो क्या रहा था कि मेरे छोड़ने से करीब 6 महीने नहीं, उससे 1 साल पहले तक कभी फेसबुक लाइव को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही थी। मुझे मेरा एडिटर बुला लेता था कि भाई तुम क्यों कर रहे हो? बंद कर दो। अ, फिर उसके बाद अरे तुमने ये ट्वीट क्यों किया? ये क्यों आपने ट्वीट किया? तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हर 2 या 3 दिन में कभी एचआर बुला रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और एबीपी न्यूज़ जैसी जगह, एंड लेट मी टेल यू परवेज़, एबीपी न्यूज़, मैं नहीं जानता हूँ अब माहौल क्या है। इट वाज़ अ ब्रिलियंट प्लेस टू वर्क। उस संस्था में कभी आप किसी को चीखते-चिल्लाते नहीं देखते हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदी पत्रकारों ने हिंदी न्यूज़ चैनल्स को इतना, उसका माहौल इतना खराब कर दिया है, एक दूसरे पर चिल्लाना। कितने ही असाइनमेंट के लोग हार्ट अटैक से मरे हैं पता है आपको परवेज़ भाई? माहौल हमने बर्बाद कर दिया था। मगर एबीपी न्यूज़ का ऐसा माहौल था, जहां किसी को आप चिल्लाते नहीं सुनते थे। और मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे पास एक फीमेल एंकर आती हैं और वो कहती हैं, अभिसार, एबीपी के माहौल के बारे में बस इतना कह सकती हूं, यू नो अभिसार, इट इज सच अ रिलीफ कि आपका जो संपादक है, दैट योर एडिटर इज नॉट स्टेयरिंग एट योर ब्रेस्ट्स। मतलब ये और मैं जानता हूं कि बाकी मैंने जिन चैनल्स के साथ काम किया है, एनडीटीवी को छोड़ के और बीबीसी को छोड़ के, मैं जानता हूं वहां क्या माहौल रहा है लड़कियों को लेकर। तो कहने का अर्थ यह है, मैं आज जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि माहौल भी बहुत अच्छा था, मगर मेरी जर्नलिज्म को लेकर लगातार दबाव बनता गया। और फिर हुआ क्या, एक अचानक एक दिन क्या हुआ कि सुल्तानपुर में शूटिंग होती है और ये सब सीसीटीवी पर होता है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई ये जो शूटिंग हुई है, इससे अभी 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री लखनऊ में थे और वो बिजनेसमैन को बेहतरीन कानून व्यवस्था का आश्वासन दे रहे थे, और देखिए ये क्या हो रहा है। दैट इज ऑल आई सेड एंड नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद मुझे 15 दिन की लीव पर भेज दिया गया, छुट्टी पर भेज दिया गया। और उसी दिन मुझे बताया गया कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी कुछ कहा गया, जिसकी वजह से वो रिजाइन कर गए, मिलिंद खांडेकर रिजाइन कर गए, जो एडिटर थे। और फिर 15 दिन आने के बाद जाहिर सी बात है, मैं तो वापस नहीं आ सकता था। हालांकि मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि भाई अब सर ऐसा कीजिए, आप बहुत अच्छे ग्राउंड रिपोर्टर भी हैं, तो क्यों ना आप रिपोर्टिंग करें। मैंने बोला वो हिंदी में कहावत है, थूक के तो मैं चाट नहीं सकता हूं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं निकलना चाहता था उस टेंशन से। मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य क्या था। उस वक्त मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल तो HW न्यूज और न्यूज क्लिक, जो मेरा अगला पड़ाव था, उसमें काम करने के 3 साल बाद आया। उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा अगर आप पूछना चाहें तो। तो कहने का अर्थ यह है कि जब वो घटनाक्रम हुआ, तो वो एक तरह से ट्रिगर पॉइंट बन गया और उसके बाद मुझे वहां रहना जो है सही नहीं लग रहा था। बट हैविंग सेड दैट, मैं कह सकता हूं कि एबीपी न्यूज में
मैं पूरे 5 साल रहा और पहले 4 साल 2 महीने माना जाए, जब तक एबीपी न्यूज़ हम जैसे पत्रकारों का संरक्षण कर रही थी, इट वाज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क और मैंने तो ये भी सोचा था कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी यहीं बिताऊँगा, मगर दैट वाज़ नॉट टू बी। वो तो बिल्कुल सही बात है। जो आप सोचते कुछ हैं और होता जी, कुछ है। बिल्कुल। अ, अबे सर यहाँ क्योंकि आपने ज़िक्र छेड़ दिया है, उन विवादों का भी और कुछ हद तक मैंने भी उस ज़िक्र को छेड़ा तो अंग्रेज़ी में कहावत है देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम। हुँ, हमारे स्टूडियो में और आपके कमरे में कहीं एक हाथी है बहुत बड़ा जिसे हम अभी तक देख नहीं रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा छू के कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हुँ, हूँ को उस हाथी को देख लिया जाए और या उस सवाल को एड्रेस कर लिया जाए कि जी, आप एक के बाद एक 2-3 लेवल्स पे विवादों के घेरे में रहे हैं। हुँ, और विवाद जो हैं वो कुछ व्यक्तिगत भी थे और उसके बाद में कुछ जिसको कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो हस्तक्षेप होता है हुँ, चीज़ों को हुँ, बनाने में, बिगाड़ने में या आगे जाँच करने में उसमें भी आपका नाम 2-3 बार आया। मैं सबसे पहले जाता हूँ सन 2005 में जब हुँ, आपका नाम एक व्यक्तिगत इनकम टैक्स के मामले में उभर कर आया और उसके बाद में जाँच हुई। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जाँच में आपका कहीं कोई नाम नहीं आया। हुँ, नहीं हम जीत गए मतलब केस जीत गए। इनफैक्ट पूछिए मैं बताता हूँ। वो मामला क्या था? एएनडी-टीवी के दिनों की बात है, सन 2005 की। देखिए हुआ क्या था मेरी जो वाइफ़ हैं, वो विजिलेंस विभाग में थी और विजिलेंस विभाग में आप डिपार्टमेंट के उन ऑफिसर्स की जाँच करते हैं जिन पर करप्शन के आरोप थे और उनमें एक शख्सियत था जिसका नाम था एसके श्रीवास्तव। जब ये लोग उसकी जाँच कर रहे थे, तो पहले तो उस व्यक्ति ने लगातार मेरी पत्नी और एक और ऑफिसर को चेताया, मगर वो लोग सिर्फ़ अपना काम कर रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। तो उस आदमी को दिख गया कि मैं एनडीटीवी में काम कर रहा हूँ, तो उसने अनर्गल आरोप लगाने शुरू किए। शुरुआत उसने उन दोनों महिला ऑफिसर जिसमें मेरी पत्नी भी शामिल थी, उसने बहुत ही अश्लील और वाहियात आरोप लगाए कि ये लोग डिपार्टमेंट के अंदर प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं और न जाने क्या-क्या। हमने हम उसे पुलिस स्टेशन घसीट कर ले गए, अदालत घसीट कर ले गए, उसने वहां माफी मांगी। मगर हो क्या रहा था, वो साइड बाय साइड एनडीटीवी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं एनडीटीवी में काम कर रहा था और आरोप ये लगा रहा था कि भाई इनकी वाइफ चूंकि एनडीटीवी को हैंडल कर रही थी, तो इन्होंने एनडीटीवी को जो है फायदा पहुंचाया। ये चिदंबरम और प्रणॉय रॉय ने हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। एक आरोप ये था। बाय द वे ये इतना वाहियात आरोप था कि हम इसे घसीट कर ले गए अदालत में और वहां पर वो केस बंद हो गया, खत्म हो गया। लंबी कहानी है, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगा कि आपने उसको सफाई से बता भी दिया और उसकी वजह एक ये भी है सबसे बड़ी कि उस केस में कुछ नहीं निकला, आप साफ हम्म, निकल आए और आपकी वाइफ भी साफ निकल आई और जहाँ तक डिपार्टमेंट में उनका सवाल है, हम्म, उनके जो भी नॉर्मल प्रमोशंस हैं, वो भी हुए बिल्कुल। और अब वो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स में कमिश्नर के रैंक पे हैं। जी हाँ, कमिश्नर कानपुर में है, कानपुर में पोस्टेड है बतौर कमिश्नर। तो वहां पर पोस्टेड है अभी। बाकी इसके बाद में मतलब लेकिन ये कि वो जो वक़्त था, यानी सन 2005 से लेकर और ये सन 2014 और उसके बाद तक की बातें हैं, ये तो बड़ा मुश्किल गुज़रा होगा। एक इंसान आपकी वाइफ के बारे में इतनी अश्लील बातें कर रहा है और आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ही इज काउंटिंग ऑन माय रिएक्शन। वो चाहता था कि मैं भड़क कर कुछ कहूं। वो ये चाहता था ताकि मामला और बढ़े, मगर मैंने उसको वो मौका नहीं दिया। और उसके अलावा 2014 के बाद वो और मजबूत हो गया, वो और ताकतवर हो गया। उसने अनाप शनाप लिटरली डिक्टेट करके केसेस करवाए हम लोगों के खिलाफ। और फिर जैसे मैंने बताया ना कि 1 साल तक आपका प्रमोशन रुका रहा, ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, कोशिश ये कर रहे थे कि भाई प्रोसिक्यूशन भी हो जाए कि दैट हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन यू मेंटली। हुँ। मगर हम लोग चुपचाप वो केस लड़ते रहे और बहुत ही संयम के साथ, पेशेंस के साथ, क्योंकि देखिए टीम वर्क जो होती है ना, जब टीम वर्क होती है, मैं और शुमोना देखिए हम लोग हमारी मुलाकात फर्स्ट ईयर कॉलेज में हुई थी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स हू बिकेम लवर्स हू फाइनली गॉट मैरिड। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में बुनियाद दोस्ती का है,
और दो जब बेस्ट फ्रेंड्स लड़ाई लड़ते हैं ना, कोई हरा नहीं सकता उनको, परवेज भाई। इट माइट साउंड अ लिटिल फिल्मी और फिलोसॉफिकल, मगर ये हकीकत है। तभी हम ये जीत पाए, क्योंकि जो जो आरोप थे, जिस तरह का स्ट्रेस था, जिस तरह की टारगेटिंग थी, एक पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी आपको टारगेट कर रही है, उसका सामना करना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल काम रहा होगा। मैं अब एकदम से फिर आ जाता हूँ जो लेटेस्ट मामलात हैं। इसलिए कि एक बार जिसे कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, इसको ज़रा हम्म, एड्रेस कर लेते हैं, देख लेते हैं हम्म, और हम्म। फिर उसके बाद में मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी बिल्कुल। यूट्यूब और आपकी चैनल और आपका जो काम करने का तरीका है हम्म, और फिर इसके अलावा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इज़हार ख़याल की आज़ादी, अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो उसके सामने तरह-तरह के चैलेंजेज़ हैं भारत में। ये जी। वो टॉपिक हैं। मैं जानना चाहूँगा जिन पर आपकी अपनी राय क्या है? क्या सोचते हैं? सन 2023 आता है हम्म, और सन 2023 में अक्टूबर के महीने में हम्म, छापे पड़ते हैं। हम्म, तकरीबन 80 के आसपास लोकेशंस मेरे ख़्याल से दिल्ली की हैं और उसके बाद में कुछ लोकेशंस दिल्ली से बाहर की हैं और उसमें तकरीबन 37 मेल सस्पेक्ट्स उठा लिए जाते हैं। ये जो ब्रीफिंग होती है सरकारी और उसमें मेरे ख़्याल से 10-11 फीमेल सस्पेक्ट्स को भी हम्म, उठा लिया जाता है सेंस में उनको डिटेन कर लिया जाता है और उनके साथ में हम्म, सवाल होते हैं पुलिस के और वो भी एंटी टेरर लॉज़ को हम्म, सामने रखते हुए उनसे जाँच होती है और उनमें ज़्यादातर देश के नामी-गिरामी पत्रकार, प्रसारक, ब्रॉडकास्टर्स हैं और हम्म, उनमें एक अभिसार शर्मा का नाम भी आता है। हम्म। तो उस वक़्त जब ये आपके यहाँ छापा पड़ता है और आपको ले जाया जाता है, तब उस कहाँ थे आप? नहीं, हुआ ये था कि सुबह 6:30 बजे का वक्त था। अब मैं ऑनलाइन जिम करता हूँ, यानी कि मैं मोबाइल के जरिए अपने जिम इंस्ट्रक्टर से जो है संपर्क में रहता हूँ। तो 6:30 का वक्त था और कार्डियो खत्म ही हुआ था और अचानक दरवाजा जो है खटखटाता है। पूरी बटालियन पुलिस की मेरे घर के बाहर, महिला पुलिस, सीआईएसएफ, एंटी टेरर सेल, यूपी पुलिस। मेरी वाइफ दरवाजा खोलती हैं और इत्तेफाकन 3 अक्टूबर को, अमूमन वो वीकडेज को रहती नहीं है, क्योंकि उनका नोएडा में कोई मीटिंग थी जिसकी वजह से वो यहाँ नोएडा में मौजूद थी। तो वो लोग घुसते हैं और जो उनके टीम के लीडर होते हैं, वो मुझे पहली चीज कहते हैं कि भाई आपके टेरर लिंक्स पता चले। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनके चेहरे को देखा, अपनी वाइफ के चेहरे को देखा और मेरे मुंह से हंसी निकल गई। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई इनको अब मेरे टेरर लिंक्स भी पता लग गए हैं। उसके बाद करीब 3 घंटे की जो है पूछताछ मेरे घर पर होती है और पूछताछ में जो मुझे समझ आया वो यही लगा कि ग्राउंड रिपोर्टाज को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश है। यानी क्या आप शाहीन बाग गए? क्या आप किसान आंदोलन गए? आपने जेएनयू पर क्या रिपोर्टिंग की? क्या आपने जेएनयू पर शोज किए? मैंने बोला हाँ, मैंने जेएनयू पे शोज किया। आपको याद है एक वो लड़की आई थी कोमल शर्मा, हाथ में डंडा लिए, उसने जेएनयू के छात्रों की पिटाई की थी, चेहरे पर एक मास्क था, आज तक दिल्ली पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। मैंने वो शो किया था कि दिल्ली पुलिस ने उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ा था। वो हंसने भी लग गए थे उस पे। तो 3 घंटे तो यहां पूछताछ हुई। उसके बाद उसने कहा देखिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, मगर एक बार मैं अपने सीनियर से बात कर लूं। तो उनके सीनियर ने कहा नहीं, उनको लेकर आइए एंटी टेरर सेल। उसी वक्त उन्होंने मेरे हाई एंड दोनों हाई एंड फोन्स, क्योंकि देखिए मैं एक ब्रॉडकास्टर हूं और एक यूट्यूब पर अपने कार्यक्रम करता हूं, तो दोनों मेरे फोन्स जो हैं वो बहुत हाई एंड फोन्स हैं। उनमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है पैसे का। प्लस मेरा लैपटॉप है, वो मुझसे ले गए। और आज तक उनसे, उस वक्त उन्होंने कहा था 20 दिन में वापस करेंगे, आज अक्टूबर के बाद, अब हम अप्रैल में हैं, आज तक वापस नहीं किया। फिर उसके बाद उस दिन करीब 5 अलग अलग ऑफिसर्स ने रगड़ाई की, सवाल किया, आ, वही सवाल बदल बदल के, और फिर उस दिन उन्होंने छोड़ दिया। मैं वापस आया। अब जाहिर सी बात है कि मेरा काम तो रुक नहीं सकता था, तो फिर मैंने एक सस्ता सा फोन खरीदा और जो पूरी पूछताछ हुई थी उस दिन, मेरा जो पक्ष है इस पूरे मामले में वो मैंने रख डाला। एक दिन बाद फिर जाना था मुझे, तो जब मैं अगले दिन गया तो वो लोग हंसने लग गए कि भैया आपने तो शो कर डाला हम पर।
तो मैंने बोला, हजरत आपको याद है ना कि मेरे खिलाफ आप लोगों ने क्या क्या प्रोपेगेंडा चलवाया था? तो मुझे तो जवाब देना ही था ना। तो वो लोग हंस रहे थे, कोई बात नहीं, कम से कम आपने हमें हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, क्योंकि टू बी फेयर टू देम दे वर फर्म। वो सवाल पूछ रहे थे मगर बदतमीजी कहीं उन्होंने नहीं की। क्योंकि आप जानते हैं परवेज भाई, जब ये लोग मेरे घर में घुसे तो मेरा बेटा, आप जानते हैं मेरे दो बेटे हैं, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था। और आप सोचिए मेरे बेटा जो है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि पुलिस घुस रही है। और वो 3 दिन मेरे जहन में यही डर था कि कहीं मेरे बेटे को कोई बुली तो नहीं करेगा, स्कूल में टारगेट तो नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं न्यूज चैनल्स में जो जहर चलाया जा रहा था। पूरी पूछताछ जो हो रही थी वो यही हो रही थी, भाई आप बताइए, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से 2 कॉल्स आए हैं, ये लंदन से कॉल आया आपको, कौन है ये? अब मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे 3 नंबर्स बताए गए, 2 ऑस्ट्रेलिया, एक लंदन। अब देखिए, आपको याद तो नहीं रहता है कि भाई किसका कॉल है। और जब आपसे पूछताछ हो रही होती है ना, तो आधे घंटे तक मैं बता नहीं पाए कौन से कॉल्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा था। तो आधे घंटे बाद जब मैं थोड़ा सा, ये मैं सुबह की इंक्वायरी की बात कर रहा हूं आपसे, तो मैंने बोला अच्छा मुझे दिखाइए वो फोन नंबर्स। मैंने वो फोन नंबर्स अपने फोन में डाले। ऑस्ट्रेलिया से जो 2 कॉल्स थे, वो एक कॉल था माहिब कौर का, जो हिंदुस्तान टाइम्स की फॉर्मर जर्नलिस्ट है, मेरी दोस्त है। दूसरा कॉल था मोहम्मद जैदी का, जो मेरा कॉलेज का बडी है, कॉलेज का बडी। और तीसरा कॉल जो लंदन से था, वो था परवेज आलम का। तो साहब, आपके वाह! फोन कॉल को लेकर मुझसे पूछताछ हो चुकी है। अब आप अरे बताइए, वाह! ये फोन कॉल्स मेरे दोस्त मुझे कर रहे थे, एंड दीज वर नॉर्मल फोन कॉल्स, मगर उसको लेके पूछताछ हो रही है। मुझे ये लेके पूछताछ हो रही है कि भाई आपने शाहीन बाग आप गए क्या, आप क्या किसान आंदोलन गए क्या? ये तो देखिए, ये एक अजीबोगरीब इत्तेफाक था परवेज भाई, कि एक्चुअली मैं ग्राउंड रिपोर्टाज पे नहीं गया, और मैं क्यों नहीं गया मैं आपको बताता हूं। जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो आपको याद है उस वक्त कोरोना भी चल रहा था। तो मैं, चूंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो हम लोग देहरादून शिफ्ट कर गए थे टू माई इन लॉज। तो इस वजह से मैं जा ही नहीं पाया। मगर चूंकि मेरे घर के पास ही वो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मैं शायद चल ही जाता, मगर मैं नहीं गया। शाहीन बाग भी इसी कारण से शायद मैं नहीं गया। अगर मैं चले जाता तो और मैं कटघरे में रहता। सो द एंटायर पर्पस ऑफ दैट इंक्वायरी वॉज टू क्रिमिनलाइज my journalism, to criminalize ground reportage, and then जो है कि भाई आप क्या प्रोपेगेंडा करते थे। भाई मैं तो इतना ही कह रहा हूं ना कि अगर कोई चाइनीज प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो न्यूज क्लिक पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैं हूं। मैं चुनौती देता हूं आपको, न्यूज क्लिक के लिए कोई भी चाइनीज प्रोपेगेंडा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक शो पेश कीजिए। चलिए मैं एक और चुनौती देता हूं, एक भी शो पेश करिए जो मैंने चाइना पे किया है न्यूज क्लिक पर। एक भी शो नहीं है। मगर आप मुझे बताइए, मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर उस पर मुंह नहीं खोलता है, चाइना मुंह शब्द नहीं निकलता है मोदी जी का, मैं उस पर भी सवाल ना करूं? जिन जगहों पर, जिन पॉइंट्स पर हमारे गडरिए, हमारे चरवाहे अ, अपने जानवरों को लेकर जा सकते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं, मैं उस पर भी सवाल ना करूं? और अगर मैं वो सवाल करूं, तो क्या मैं एंटी नेशनल हो जाता हूं? आप के साथ में इन्वेस्टिगेशन हुई, आपको डिटेन किया गया। उर्मिलेश पत्रकार हैं, एक लंबे अरसे जी। से कर रहे हैं, उनको बुलाया गया, उनसे सवाल हुए। परंजय गुहा ठकुरता, उनको बुलाया गया, उनसे सवाल हुए। एक पूरी फ़हरिस्त है, तकरीबन हम्म। मेरे ख़्याल से हम्म। 37 लोग थे जी। दिल्ली में, और उसके बाद में शायद 7-8 लोग फीमेल जर्नलिस्ट हैं उसमें, जी। जी। उनको बुला के, और मुस्तक़िल यही सवाल किए गए। और ये किस्सा यहाँ ज़रा समझना ज़रूरी है कि ये जो न्यूज़ क्लिक एक तरह से जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस जिसकी है, एक चैनल हम्म। की रही, उस पे प्रोग्राम होते थे, वीडियो प्रोग्राम होते थे, यूट्यूब पे प्रोग्राम होते थे, और उसके जो मालिक हैं या जो चीफ़ उसको रहे, उनका नाम है प्रबीर पुरकायस्थ था? प्रबीर पुरकायस। पुरकायस्थ। प्रबीर पुरकायस्थ, वो आज भी उन्हीं इल्ज़ामात के तहत, साबित कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जेल में हैं, वो हम्म। भी और उनके एक साथी भी। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग तो निकल आए हैं, यानी जो सवाल-जवाब वग़ैरह आपसे हुए थे,
वो किस मामले में और किस धारा के अंतर्गत अब बंद हैं? नहीं देखिए, जो जो मैंने पढ़ा है वो उस हिसाब से यही है कि भाई यूएपीए के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आप जानते हैं यूएपीए एक जमाने में आतंकवादियों पर लगाई जाती थी, मगर अब वो सिद्दीक कप्पन पर भी लग रही है, उमर खालिद पर भी लग रही है। और यूएपीए में जब आप पर धाराएं लगा दी जाती हैं तो आपका बेल मिलना नामुमकिन होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, न्यूज क्लिक पर पहली रेड कब पड़ी आप जानते हैं? इट इज नॉट द एंटी टेरर सेल, इट्स द ईडी रेड। ईडी पर 2021 में रेड पड़ी थी परवेज, ईडी ने 2021 में। ईडी ने हाँ, रेड किया था। जी। फरवरी 2021 में। क्यों? क्योंकि उससे पहले पृष्ठभूमि तीन घटनाओं की थी, शाहीन बाग, कोरोना कवरेज और किसान आंदोलन। इन तीनों इवेंट्स की में जो वंचित थे आंदोलनकारियों की आवाज बना, वो उस मुद्दे को उठा रहे थे और तभी ये लोग चर्चा में आए। उसके बाद ईडी रेड मारती है उनकी फंडिंग को लेकर, मगर इत्तेफाकन जो फंडिंग जो भी चल रही है न्यूज क्लिक की, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए आई एम जस्ट ए कंसल्टेंट, मैं उनके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या उनके एडिटर नहीं, आई एम नॉट अ एम्प्लॉई। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो भी फंडिंग न्यूज क्लिक की हो रही है वो वजूद में आई थी साल 2018 में, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी थी। आपको 3 साल बाद होश आया और ईडी 3 साल बाद रेड मारती है 2021 में। और सबसे बड़ी बात, फरवरी 2021 में रेड मारी गई। आज हम कब चल रहे हैं? वी आर राइट नाउ इन 2024 अप्रैल। आज तक आज तक ईडी ने चार्जशीट नहीं दाखिल की है। आप उनके उनके सोर्स ऑफ फंडिंग पर रेड मार रहे हैं, वो सोर्स ऑफ फंडिंग जिस पर आरबीआई की मोहर लग गई थी, नंबर एक। नंबर दो, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आता है और उस न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई चाइना का पैसा आ रहा है। निवेल रॉय सिंघम का की बात आती है, जो इस वक्त चाइना में बैठे हुए हैं, जो यूएस सिटीजन हैं, उनकी बात हो रही है। चाइनीज पैसा आया है वो भी जिक्र नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो मैं कुछ समझना चाहता हूं। नेविल रॉय सिंघम के वकील हैं जेसन फेचर, उनका अपना एक बयान है। उन्होंने कहा था कि भाई थॉटवर्क सॉल्यूशंस इनकी एक आईटी फर्म थी, हम उन्होंने उसको बेचा और ये बेचा गया एक ब्रिटिश फर्म को, और उससे जो पैसा मिला है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कई जगहों पर, जिसमें एक न्यूज क्लिक भी। मेरे यहां पर सवाल है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बात कही गई थी, उन्होंने ये क्यों नहीं छापा? और आपने न्यूज क्लिक का नाम लेकर जो पत्रकारिता आज की तारीख में सत्ता से सवाल कर रहा है, उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। 2 लोग यूएपीए की धाराओं में बंद हैं। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिम्मेदारी से न्यूज क्लिक का जिक्र किया होता तो यह हालत नहीं होती। मगर सबसे बड़ी बात, इस सरकार को एक्शन करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की जरूरत पड़ी। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने कुछ दिनों पहले इस सरकार के काम करने तरीके पर कटघरे में खड़ा किया था, तब आपको विदेशी साजिश दिख रही थी। मगर अब न्यूयॉर्क टाइम्स में चूंकि न्यूज क्लिक का नाम आया, तब जाके आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बात तो हजम नहीं होती साहब। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं, अभी सर हमने पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिसमें जो भी हम्म, लोग नहीं जानते थे कुछ चीज़ों के बारे में, उनको एक हम्म, इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अभिसार शर्मा ने कहाँ से करियर शुरू किया और वो कौन-सी मंजिलें हैं जहाँ से वो होकर यहाँ तक आए हैं, जिसमें कि पुलिस के छापे भी हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है, जिसमें वो साफ बरी होके निकल आते हैं। और हम्म। मैं समझता हूँ ये जो मामला है न्यूज़ क्लिक वाला मामला भी, उसमें भी आपसे पूछताछ हुई तकरीबन 2 बार और उसके बाद में आपको फिर तीसरी बार नहीं बुलाया गया और जी, अब चीज़ें एक लेवल पे शांत हैं, है ना? अभी तक तो सिवाय अभी इसके कि आपका फ़ोन जो बढ़िया वाला था वो ले गए हैं, वो वापस नहीं हुआ अभी, हाँ? 2 फोन्स ले गए हैं, एक लैपटॉप ले गए हैं और जैसे मैंने कहा, मैंने उसमें काफी इन्वेस्ट किया था। करीब मेरा खर्चा 4 लाख रुपए का था। अब जो मैंने फोन खरीदा है, मैंने सस्ता फोन खरीदा है, क्योंकि अब मैं इतना पैरानॉइड हो गया हूं कि कल को ये लोग फिर रेड मारेंगे, फिर उठा के ले जाएंगे। तो अब मैं हाई एंड फोन भी नहीं ले सकता हूं। अभी जो मैं अच्छा। आपसे बात कर रहा हूं, एक बहुत ही हाँ, सामान्य फोन पे बात हो रही है मेरी, और इसी पर मैं हाँ। अपना शो रिकॉर्ड करता हूं। आप क्योंकि
फ़िल्मों के बफ़ भी हैं, उसका मैं ज़िक्र करूँगा। फ़िल्में देखने का आपको बहुत शौक है, जी, बहुत जी। ज़्यादा और फ़िल्मों के रिव्यूज़ भी आप करते हैं और बल्कि हो सकता है कि अब से 25 साल पहले आपने ग़ालिबन अपना जो करियर था, वो फ़िल्मों में एज़ ए स्क्रीन राइटर देखा था। हुँ, हुँ। हमारी इस टॉपिक पे आपसे कुछ बातें भी हुई थी। मुझे याद है आप महेश भट्ट से भी शायद मिले थे, अरे उनसे भी कुछ बिल्कुल, अपने बिल्कुल, हाँ। आइडियाज़ डिस्कस किए थे। ख़ैर, यहाँ पे अब अभिसार शर्मा राइटर की तरफ हम आने वाले हैं। इसलिए हुँ, कि हुँ। आपके 4 नॉवेल्स अंग्रेज़ी में छप चुके हैं जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारा काम आपका हो चुका है। ख़ैर ये जो आपको डिटेन किया गया और आपसे सवाल-जवाब हुए, उसमें आपसे मेरी बात हुई थी इस हाँ, हाँ। रिकॉर्डिंग से पहले भी कभी और उसमें आपने एक हुँ। छोटा-सा किस्सा सुनाया था, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप उसको कितना सुनाना चाहते हैं और कितना नहीं। इसलिए कि जाँच एजेंसियों के हवाले से भी सवाल होते हैं, ये जज आपको करना होगा। हुँ। उसमें कहीं ऐसा था कि सवाल बहुत ज़्यादा किए उन्होंने और यहाँ तक भी हुए कि आपने क्या देखा, कुछ ड्रामा देखा, कुछ चीज़ें और आप तफ़सील से बताते चले गए। फिर आपको बहुत मज़ा आया, आप किसी एक जज़्बात की रौ में बह के वगैरह वो कुछ याद है आपको? उसके बाद में जब आपने सारी पूरी कहानी सुना दी लंबी-चौड़ी, उसके बाद में उन्होंने फिर आपसे कुछ कहा। या वो ज़रा आप ही बताएँगे अपने अल्फ़ाज़ में तो मज़ा आएगा। नहीं देखिए वैसे तो जो-जो उन्होंने पूछा मुझसे वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत कोई अजूबी बात नहीं है और उसका ज़िक्र जब जिस दिन मेरी पहली बार पूछताछ हुई थी, उसमें काफ़ी हद तक मैंने अपने वीडियो में बताया था। मगर हुआ क्या था कि जब ये पूछताछ हो रही थी, तो इन लोगों ने मेरी काफ़ी पड़ताल की। अब पूछताछ के दौरान जो है कई बार कुछ लाइटर मोमेंट्स पे भी बात होती थी। तो जैसे अचानक उनमें से एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सुना है आपका जो फ़ेवरेट है राजमा चावल है? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल है। तो अच्छा ये 3 लोग थे, इसमें एक व्यक्ति जो है वो टाइप कर रहा था। जो-जो मैं बातें कह रहा था वो टाइप कर रहा था। तो रिलैक्स हो गए सब इस तरह से फिर मैंने कहा कि हाँ, राजमा चावल है और मुझे निहारी और ख़मीरी रोटी भी बहुत पसंद है। अच्छा तो हुआ क्या उनमें से जो एक व्यक्ति टाइप कर रहा था, वो कहते हैं ये निहारी और ख़मीरी रोटी क्या निहारी क्या होता है? तो मैंने कहा जी कि निहारी जो होता है ना मटन को कढ़ाते हैं रात भर और सुबह खाई जाती है वो ख़मीरी रोटी के साथ। तो उसमें जो व्यक्ति था वो ज़रा सन्न होके बैठ गए। वो कहने लगे, "मगर आप तो पंडित हैं, आप तो शर्मा हैं, आप मटन कैसे खा सकते हैं?" तो मैंने बोला ये कोई मतलब ठीक है, मैं रिलिजियस सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखता हूँ, जैसे नवरात्रों के दौरान मेरी कोशिश रहती है मैं नहीं खाता हूँ और उसी तरह से मेरी परवरिश हुई है, मगर मैं खाता हूँ और ऐसा नहीं कि शर्मा हूँ, पंडित हूँ तो मटन नहीं खा सकता। तो उनमें से जो एक ऑफिसर थे जिन्होंने कहा था भैया आपका फेवरेट राजमा चावल है, तो वो कहते हैं कि अरे अभिसार जी भूल जाइए पुरानी दिल्ली को, हम आपको अपने आईपी एक्सटेंशन की निहारी खिलाएँगे, आप भूल जाइएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि अरे अ अ, 9 तो बज ही गए हैं, 10 बजे आप और हम फ्री हो जाएँगे, यहाँ से चलिए ना पुरानी दिल्ली चलते हैं, हम लोग बैठ के खाते हैं निहारी और पाया। तो वो कहता मरवाओगे आपके साथ अगर हम दिख गए, तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद हँसते-हँसते मेरे मुँह से ऐसे निकल गया कि इंशाअल्लाह वो भी दिन आएगा, आहा! जब आप और हम साथ बैठेंगे। तो वो जो व्यक्ति टाइप कर रहा था, अचानक फिर हाँ। सतर्क हो गया और उसने टाइप करना शुरू कर दिया। और फिर उसने कहा, "ये जो अभी-अभी आपने इंशाअल्लाह कहा है, ये इंशाअल्लाह क्यों कहा आपने?" तो मैं बोला, "मतलब?" तो इंशाअल्लाह क्यों कहा आपने? मैंने बोला, "अब इन्होंने कहा कि भई हम खाएँगे" तो मैंने बोला गॉड विलिंग मतलब ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, किस्मत ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे इसलिए इंशाअल्लाह। नहीं, नहीं, नहीं मगर ये जो इंशाअल्लाह वर्ड है आपने वो नारे सुने होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैंने बोला क्या इंशाअल्लाह का इस्तेमाल यहीं पर होता है? नहीं, नहीं मगर अगर आप ये इंशाअल्लाह वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पता नहीं आप शायद उस विचारधारा से इंस्पायर्ड ना हो कहीं। तो मैंने बोला आप मुझे एक बात बताइए क्या इंशाअल्लाह शब्द का इस्तेमाल यहीं पर होता है? तो ही हैड नो आंसर्स। तो ये ये अजीब किस्म का एक डार्क ह्यूमर वाला मंज़र था। वो सब कुछ उन्होंने सुना कि कौन-सा ड्रामा देखा था, कौन-सा म्यूज़िकल था, कहानी सुनाई है और जब सारी चीज़ें आपने सुना दी, उसके बाद में हाँ। फिर उन्होंने कहा अब आप वो क्या है? वो था साढ़े 3 साल पहले। अच्छा, ईडी ने जब मुझसे पूछताछ की थी, उन्होंने बुलाया था।
ईडी अब यहाँ पे बार-बार अब तो इंडिया में तो सभी लोग जानते हैं ईडी क्या चीज़ है, ईडी लेकिन है ये कि प्रवर्तन एनफोर्समेंट निदेशालय, डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इन्होंने भी जैसे मैंने बताया 2021 में रेड मारी थी। अब चूंकि मैं न्यूज क्लिक में देखा जाने वाला चेहरा था, जैसे मैंने कहा उनके फाइनेंशियल अफेयर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू हैरिस मी, ईडी ने भी बुलाया। अब ईडी में करीब 13 या 14 घंटे की इंक्वायरी चली थी, और हो क्या रहा था मैं आपको बताता हूं। जैसे वो पूछते थे कि भाई आप प्रबीर पुरकायस्थ को कैसे जानते हैं, तो मैंने सारा बताना शुरू किया कि भाई ये 2018 नवंबर की बात है, मुझे पौरजॉय गुहा ठाकुरता का कॉल आया, आओ तुम ये वो फलान करके बातें होने लगी। तो मैंने 6-7 मिनट बता दिया कि मैं कैसे जानता हूं। ये जो मैंने बता दिया, उसके बाद वो कहता है अच्छा ये जो आपने हमें तमाम चीजें बताई ना, इसे लिखिए एक पेपर पे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, 12-13 घंटे जो इंक्वायरी चली है उसमें करीब 7 घंटे मैंने लिखे हैं। और अगले 5 दिन तक देखिए होता क्या है, स्कूल कॉलेजेस में भी जब आप यूनिट टेस्ट एग्जाम्स करते थे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। और 6-7 घंटे मुझे लिखना पड़ा, और हालत खराब हो गई थी उस लिहाज में। बट अरे ये चलिए उस तो बड़ी दिलचस्प बात बताई। हाँ, इंक्वायरी के बाद भी जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा सर आपने तो बहुत मायूस किया, हमने लगा कि पता नहीं क्या क्या कुबेर का खजाना निकलेगा। तो मैंने बोला अपने मालिकों को कहिए इस तरह से परेशान ना करें, क्योंकि देखिए मैं तो नहीं थकने वाला हूं। आप चाहे जितनी इंक्वायरी कर लो, आपने क्या क्या नहीं किया। यू स्टार्टेड ऑफ विद इनकम टैक्स, 14 करोड़ की टैक्स चोरी, वी फॉट इट, वी वन इट। आपने गंदा प्रोपेगेंडा किया, आप मेरे नंबर्स को लीक कर देते थे, गंदी गंदी कॉल्स आते थे, आपने मेरे लिए ऐसे हालात पैदा कर लिए कि नोबडी इज गोइंग टू हायर मी। ठीक है, आपने मेरे घर इन एंटी टेरर सेल को भेजा, ईडी ने मुझे इंक्वायर किया, आपने क्या क्या नहीं कर लिया। और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, मैं अब भी सवाल पूछ रहा हूं। और क्यों ना मैं सवाल पूछूं, आई हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु डिमोनाइजेस मुस्लिम्स, हु डिमोनाइजेस द हैव नॉट्स। आपने उनका कल का बयान सुना है, आपने देश के मुसलमानों को घुसपैठिए से जोड़ दिया। आप एक किस्म की, जिस तरह से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो सवाल करेंगे ना, हम देख रहे हैं कि सिस्टम किस तरह से बिगड़ा हुआ है। आज की तारीख में अगर कोई न्यूज चैनल अभिसार शर्मा को हायर करने को तैयार नहीं है, इसी तरह से आप कटघरे में, मुझे भूल जाइए, मैग्साइसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार, उसे कोई छूने को तैयार नहीं है। 2 बार रामनाथ गोयनका जीत चुका अभिसार, उसे कोई छूने को तैयार नहीं है। तो ये क्या बतला रहा है? जाहिर सी बात है ये सरकार सवालों से डरती है, जाहिर सी बात है ये मीडिया डरा हुआ है। तो भाई सवाल होंगे, और मैं इन सवालों से कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपके पास एक ही तरीका है कि आप मेरा प्लेटफॉर्म बंद कर दें, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। मगर जब तक मेरा प्लेटफॉर्म है मैं सवाल पूछूंगा। आई एम नॉट बैकिंग ऑफ। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू दिस गवर्नमेंट। अभिसर शर्मा, आपसे जब ये बात हो रही थी इन्वेस्टिगेशन की और डिटेन करने के बाद में सवाल-जवाब, तो मैंने पहले ही कह दिया था क्योंकि आप राइटर भी हैं और एक इस तरह के ये ब्लैक ह्यूमर है, जो अपने आप में एक जॉनर होता है फ़िल्म मेकिंग में भी, लेकिन है बड़ा तकलीफ़देह। ब्लैक ह्यूमर में भी ये होता है कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, चीज़ें जिसके बिल्कुल, साथ में हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि जब वो वाक़या गुज़र जाता है, उसके बाद में जब हम मुड़ते हैं और रिमाइंड करते हैं, तो कुछ बातों पे हँसी भी आती है। हम हँसे भी, लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस इंटरव्यू को आपके साथ में, वो कहीं न कहीं उनका दिल हिल जाता है। ख़ास तौर पे उन लोगों का, मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ जो नौजवान पत्रकार, ब्रॉडकास्टर्स, रिपोर्टर्स मीडिया में आ रहे हैं। वो सुन रहे होंगे आपको, देख रहे होंगे और ये बातें, तो ये होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता हो गया पत्रकारिता का, कि एक सिंपल पत्रकारिता जिसमें कि ऐसा भी नहीं है कि आप अफ़गानिस्तान में जाके या इराक के मोर्चे पे जाके या गज़ा में जाके वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और गोलियाँ चल रही हैं। लेकिन ये कि आप पीस टाइम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो भी बेसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें कि भई किसने क्या कहा और किससे क्या सवाल किए जाने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो रिपोर्टिंग इतनी मुश्किल हो जाती है कि लाले पड़ जाते हैं। यानी कि पकड़ा जा रहा है, फैमिली का हैरेसमेंट हो रहा है वगैरह-वगैरह। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जब से ये यूट्यूब चैनल है आपका, हुँ? इससे आपको कहीं एक लेवल पे थोड़ा-सा संतोष भी मिलता है, कहीं एक मुस्कुरा के मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये जो भी हुआ आपके साथ में, उसका ये नतीजा अच्छा निकला, बेहतर नतीजा निकला। आर यू हैप्पी विद विद योर प्रेज़ेंट?
ओ लवली, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हाँ, वो एक ज़हन में डर होता है कि दोबारा पुलिस कब आ जाए, वो एक है अनसर्टेनिटी। मगर जो मैं ज़िंदगी बिता रहा हूँ, देखिए मैंने बताया ना कि मुझे टेलीविज़न का माहौल कभी पसंद नहीं था परवेज़, और मैं निकलना चाहता था। साल 2013 से ही मैं निकलना चाहता था। और मुझे याद है कि आज तक में जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ के बॉस के साथ, तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं जर्नलिज्म छोड़ दूँगा, और मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ठीक-ठाक है, तो मैं वॉइस ओवर्स में घुसूँगा, और उसमें भी आप अच्छा खासा जो है अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। मगर ब जर्नलिज्म क्योंकि एक पैशन था ही, और वॉइस ओवर्स को लेकर मामला जो है कुछ अनसर्टेन था। फिर एबीपी न्यूज़ ने एक अच्छा ऑफर किया। इट वाज़ एन ऑफर आई कुड नॉट रिफ्यूज़। तो 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 फिर मैंने उन्हें जॉइन कर लिया। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि उससे निकल पाना, उससे फिर मैं नहीं निकलना सोचा। मगर अब जो है, अब मैं उस गंदे न्यूज रूम की पॉलिटिक्स से दूर हूं। मैं इस वक्त जहां आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा अपना घर है। मेरा जो घर है, नेक्स्ट बिल्डिंग में मेरा स्टूडियो है, और मैं अपने सारे शोज अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाता हूं। मैंने आपको बताया साल 2016 से मेरी वाइफ हमारे साथ नहीं रह रही। तो इट्स अ बोन इन डिसगाइज कि हम में से कम एक अभी भी घर में है, बच्चों को देख रहा है। और मेरी प्रायोरिटी लाइफ में, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी जाइए, तो उसमें फादर, हस्बैंड, सन, और एंड में आके जर्नलिस्ट आता है। मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। आई एम क्रेजी अबाउट माई चिल्ड्रन, और वो मेरी प्रायोरिटी रही। यूट्यूब चैनल मैं थोड़ा-सा समझना चाह रहा हूँ, इसको मोनेटाइज़ करते हैं? आप पैसा कमा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं कि आराम से ज़िंदगी गुज़र सके दिल्ली में? मोर देन आराम से गुजरती है दिल्ली में। और जैसे मैंने बताया, देखिए जब 2018 में मैंने छोड़ा था, उसी वक्त से यूट्यूब मोनेटाइज था, मगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था। मगर हुआ ये था कि HW न्यूज और न्यूज क्लिक दोनों ने मुझे अच्छा ऑफर दिया, और इन दोनों ने जो हफ्ते में, महीने में जो मुझे दे रहे थे, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। मगर फिर क्या हुआ, HW न्यूज को इन्होंने परेशान करना शुरू किया इनकम टैक्स के जरिए। विनोद दुआ पर सेडिशन का केस लगा दिया। HW न्यूज को इन्होंने इतना परेशान किया, सारे उनके जो स्पॉन्सर्स थे बैकआउट कर गए, और फिर HW न्यूज भी बंद हो गया। फिर उसी तरह से न्यूज क्लिक को परेशान करना शुरू किया। तो मेरे एक बात में मैं सोचने लगा कि यार अगर ये भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो साल 2021 दिसंबर 2021 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और शुरू क्या किया, एक एग्जिस्टिंग चैनल था जिसका हार्डली 20,000 सब्सक्राइबर था। मगर आप मान के चलिए कि अब 2022-23, मतलब करीब दो दो साल 4 महीने में अब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज चैनल। तो मैंने लेट शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल, और उसको चलाने का मकसद यही था, वही अनसर्टेनिटी, कि मुझे लग रहा था कि कल को न्यूज क्लिक भी बंद हो जाए तो भैया रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। विच वॉज अ गुड डिसीजन एंड राइट डिसीजन, क्योंकि अब आप जानते हैं इन्होंने न्यूज क्लिक के अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया। न्यूज क्लिक अब जो भी उनका बचा कुचा स्टाफ है, उसे पैसे नहीं दे पा रही है। ठीक मगर है। जस्ट टू तो शो माई सपोर्ट फॉर देम, मैं हुँ, उनके लिए अब भी शोज कर रहा हूँ ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बात ये है कि अब आप यहाँ यूट्यूब पे अपनी चैनल पर तरह-तरह के शोज़ करते हैं जिसमें कि मेनली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और फ़िल्म्स, या कुछ और भी चीज़ों को नहीं, कवर करते देखिए हैं? जो मेरा न्यूज चैनल है वो प्योरली न्यूज पे डेडिकेटेड है। हुआ ये था कि जब पठान रिलीज होने वाली थी, तो पठान से जुड़ी, आपको जानते, सारी पॉलिटिक्स थी, बॉयकॉट करना, ये वो। तो मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा था फिल्म्स को लेकर। और फिल्म्स को लेकर आप जानते हैं मेरा पैशन है, मैं तो राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था। वो बहुत पुराना सपना है मेरा, अब वो हो नहीं सका, वो एक अलग बात है। मगर फिर मुझे लगा कि यार लेट मी स्टार्ट माय ओन फिल्म चैनल। तो वो एक फिल्म चैनल मैंने शुरू किया जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार, और उसके करीब 2,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं। मगर पता नहीं, अगर 2024 में भाजपा आने के बाद न्यूज चैनल बंद कर दे, तो फिर फिल्मी पत्रकार बनेंगे, क्या हो गया। या इस पर आपको कहीं कोई खतरा नज़र आता है कि जैसे ये मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि भारत में
आईटी से रिलेटेड नया कानून है और उसके हुँ, बाद में इंस्ट्रक्शंस भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क पर कि किसी का ट्विटर हैंडल है, उसमें स गवर्नमेंट को ये लगता है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ किस्म की ट्वीट्स निकल रही हैं, तो वो उसको बंद करा देते हैं या रुकवा देते हैं या डिलीट करवा देते हैं या बार करा देते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे भी कई चैनल्स हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से निशाना बनाया गया है, ये कहकर कि वो देश के लिए, इंटीग्रिटी के लिए ठीक नहीं है उनका हुँ, कामकाज। हुँ, ये हुँ। खतरा आपको अपनी जैसी चैनल्स पर भी अब मंडराता हुआ नज़र आता है? ऑब्वियसली हम सब सोच रहे हैं, मैं, रवीश, अजीत, हम सब सोचते हैं कि भई जो नया ब्रॉडकास्ट बिल ये सरकार लाने की कोशिश कर रही है, न्याय संहिता में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में पत्रकारिता अगर बची है कहीं, तो वो सिर्फ इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स में। हमारे जो मुख्य धारा की न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं देखिए मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सरकारी भोंपू बने हुए हैं, वो तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। हमारे न्यूज़ चैनल्स दंगा भड़काने का ज़रिया बने हुए हैं। वो रेडियो रवांडा का नया अवतार हैं, भारतीय अवतार हैं। वो सब गिबल्स रूपी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप अगर सिर्फ सरकारी भोंपू होते तो बात समझ आती। नहीं, आप वो नहीं हैं। आप दंगा भड़काने का ज़रिया बने हुए हैं। कितनी बार एनबीडीएसए ने परवेज़ जो कि ब्रॉडकास्टिंग की संस्था है, न्यूज़ चैनल्स को के प्रोग्राम्स को हटवाया है, फाइन किया है। मुकेश अंबानी के न्यूज़ चैनल के पत्रकार पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। अ, और अभी हाल ही में यूट्यूब ने बोलता हिंदुस्तान नाम के एक प्लेटफ़ॉर्म को बंद कर दिया और कारण भी नहीं बता रहे हैं क्या वजह है। भई आप कारण तो बताइए, दूसरी तरफ आपके पत्रकार हैं जो दंगा भड़काने का केस करते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ऊपर आधारित 25 किस्म के जिहाद है, उस पर शो कर दिए जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो मीडिया की हालत है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हम उस युग में जी रहे हैं, उस भारत में जी रहे हैं जहां मीडिया की ये हालत है। हम जो हैं वो सिर्फ बुनियादी मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। आप हमारे फंडिंग की जांच कर चुके हैं। आप अगर हम अगर कुछ गलत बात कहें, डेफेमेटरी बात कहें तो बात समझ आती है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस पक्षपात के अंतर्गत काम कर रहा है, कोई अगर उस पर काम कर रहा है तो आप उसके शोज को लिमिटेड कर देते हैं, उसको डिमोनेटाइज कर देते हैं और ये हो रहा है यूट्यूब पे कई शोज के साथ। आप इमेजिन कीजिए, इलॉन मस्क ये कह रहा है कि साहब देखिए, जिन ट्विटर ट्वीट्स को हटाया गया है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, मगर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने कहा है। दिस इज सो शेमफुल फॉर अ ब्यूटीफुल कंट्री, अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। आप सोचिए, ट्विटर कह रहा है कि नहीं साहब, हम तो नहीं इत्तेफाक रखते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, मगर हमें हटाना पड़ रहा है। किसी को परवाह है इस देश की साख की? आप देश की साख की बात करें, उसकी बखिया तो आप उधेड़ रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। अब जाहिर सी बात है, हम जो लोग ये सवाल उठाते हैं, आप हमें खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी आवाज को खत्म कर देना चाहते हैं। अभिसर शर्मा, ये बातें तो बिल्कुल समझ में आती हैं इसलिए कि आप तो कर रहे हैं, देख रहे हम्म, हैं, इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं शुरू से और तरह-तरह के जो चेंजेज़ आ रहे हैं इंडिया में, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट के लेवल पे और हैरेसमेंट के लेवल पे भी समझ हम्म, लीजिए और नए-नए कानून जो भी बन रहे हैं। मैं यहाँ से थोड़ा-सा हट के इस पे बारे में हमने आपसे बात की और आपने बहुत तफ़सील से बताया भी। लेकिन वो अभिसार शर्मा जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ हम्म, वो बेइंतहा दिलचस्प किस्म का इंसान है और वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी इशारा किया था कि आपको फ़िल्मों का बहुत शौक और आपने फ़िल्में लिखने की भी कोशिश की। वो ज़रा-सा बताइए कि वो सफ़र कहाँ शुरू किया था और अब पिछले 25 साल में वो कहाँ पहुँचा? देखिए, लंदन लंदन जो है ना, मेरे लिए क्या मायने रखती है आप बता नहीं सकता हूँ। लंदन मेरी वो महबूबा है जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। ठीक है? लंदन में जो एक्सपोज़र मूवीज़ को लेकर हुआ था, ब्रॉडकास्टिंग के मायनों को लेकर हुआ था। मगर मैं मूवीज़ की बात करना चाहूँगा। जब मैं लंदन में था, परवेज़, तो ये मान के चलिए, मैं कम से कम रोज़ 2 फ़िल्में देखा करता था, रोज़। और आपको याद है बीबीसी में 2 छुट्टियाँ मिलती थी, तो उन दोनों छुट्टियों में मैं लेस्टर स्क्वायर में पाया जाता था। मैं करीब 5 से 6 फ़िल्म क्लब्स का मेंबर था।
ये वो दौर था जब मेरा एक्सपोज़र इरानियन सिनेमा, जॉन-लुक गोडार्ड, फ्रेंच सिनेमा को लेकर हुआ था और इसने मेरी सोच को बदल दिया था और मुझे याद है मैंने उस वक़्त एक फ़िल्म देखी थी माइकल मैन की इनसाइडर। उस पर आधारित मैंने भारतीय पृष्ठभूमि में एक कहानी बनाई थी और उसी कहानी को मैंने स्क्रिप्ट में तब्दील किया था। मैं मिस्टर महेश भट्ट से भी मिला था। वो इतना खुश हुए थे कि जो मैंने उनको नैरेट किया था, उन्होंने कहा था, "अभिसार आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते?" तो मैंने बोला, "सर, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है।" तो मुझे याद है तनुजा चंद्रा वाज़ सपोज्ड टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट, चैनल 9 वाज़ सपोज्ड टू फाइनेंस इट, बट चैनल 9 ही क्रैश कर गया जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। मैं अब उसको उसके यहाँ बाद छोड़ देता हूँ इसलिए कि आपसे बातें बहुत करनी है। ये तो ख़ैर वो किस्सा है जो हो ना सका। और अभी आलम है। आलम ये है कि आपने इस प्रोसेस में 4 नॉवेल लिखे हैं। ये सफ़र शुरू होता है प्रेडेटर से, हैं? प्रेडेटर पहला नॉवेल था? आई ऑफ द प्रेडेटर जो है वो एक नॉवेल बेस्ड है। बैतुल्ला महसूद नाम का एक इंसान जो पाकिस्तान पे राज करना चाहता था और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में मरा था। बैतुल्ला महसूद जो है ना वो अपने आखिरी दिनों में बहुत पागल सा हो गया था, इनसिक्योर हो गया था और वो ये चाहता था कि भाई मेरा अपना बच्चा हो जो मेरे काम को आगे बढ़ाए। तो वो क्या अपने सेफ हाइडआउट से निकला। जंघाड़ा नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, पता नहीं है इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं। वो वहां पहुंचा, वो अपनी छत पर गया, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वो सेक्स कर रहा था एंड वाइल ही वाज हैविंग सेक्स MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जो है उस पर निगरानी रख रहा था while he was having sex, maybe while the time he was having an orgasm, that is the time when American MQ-1 predators जो है उन्होंने मिसाइल छोड़ा और बैतुल्ला महसूद साहब का काम तबाह। तो ये मुझे ये नॉवेल आपने कहानी आपसे आपसे मेरे ख़्याल से 15 साल पहले लिखा था? नहीं 15 2010 साल पहले ना? 2010 जी। में करीब 14 साल पहले। हाँ। उसके बाद में 3 नॉवेल्स और आते हैं, हैं? हाँ, फिर उसका सीक्वल आया एज ऑफ द मशेटी। मगर ये दोनों ही किताबें सेटअप थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, CIA, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता था। ये रीजन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने उसी पैशन को आगे ले गया। मगर फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने थोड़ा एक हल्का-सा मोड़ लिया। मेरी थर्ड नॉवेल थी 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे और चूंकि 1984 में मैं वेस्ट दिल्ली में था, मैंने अपनी आंखों के सामने सिखों की कटी हुई लाशें देखी, गुरुद्वारों को जलते हुए देखा, तो वो सब मंजर मेरे ज़हन में ताज़ा थी। तो बेस्ड ऑन दैट और मेरे अपने बचपन की यादों पर फिर मेरी तीसरी नॉवेल आई, 100 लाइव्स फॉर यू। और 100 लाइव्स फॉर यू को शाहरुख खान ने रिलीज़ किया था। और फिर उसके बाद मैंने किताब लिखी द काफिर्स लव, व्हिच इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हिंदू बॉय who settled in a Muslim dominated area और वो he falls in love with a Muslim girl। तो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की और जो सारी उसके आसपास की पॉलिटिक्स है उस पर बेस्ड ये रोमियो जूलियट के अंदाज में एक कहानी है जो आपको प्रोवोक करती है। और काफिर लव ये को मैंने हाँ। फिल्म की स्क्रिप्ट में बदला जिसका नाम था काफिराना, मगर वो घूम रही है मुंबई में, न जाने कब उसकी लॉटरी कोई लगेगी। बात नहीं। अरे, आपकी स्ट्रगल जारी है, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो 4 नॉवेल्स आपके हो चुके हैं और ये चारों अंग्रेज़ी में छपे हैं, हिंदी में नहीं छापा आपने कुछ भी। अब देखिए हुआ क्या कि जब मैंने आई ऑफ द प्रेडेटर लिखना शुरू किया और देखिए क्योंकि आई ऑफ द प्रेडेटर का टारगेट ऑडियंस क्या था आप जानते हैं, तो वो मैंने लिखा अंग्रेजी में, वो नेचुरली आया। और यही नहीं, देखिए जो मेरी तीसरी नॉवल थी 100 लाइव्स फॉर यू, वो बेस्ड है एक छोटा इंसिडेंट जो मेरे बचपन में हुआ था, जहां मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाला था कहीं पर, मगर आखिरी लम्हे पर मेरी जगह कोई और चला गया था और उसका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट हुआ था। उस वक्त मैंने कहानी लिखी थी, उसी कहानी को कई सालों बाद, यानी कि मान के चलिए करीब 3 दशक के बाद मैंने अपनी उसमें जगह दी। वो मैंने कहानी इंग्लिश में लिखी थी, तो इसलिए 100 लाइव्स फॉर यू भी इंग्लिश में हो गई। मगर जो काफिर्स लव है विच वाज अगेन रिटन इन इंग्लिश, मगर उसका जो स्क्रिप्ट है वो बहुत शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए और कोई वजह नहीं थी। ठीक है, वो और जो मेरी और मुझे सारी लगता है कि स्क्रिप्ट में परवेज भाई वो सारी मैंने हिंदी में लिखी। अच्छा, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। तो अ, नॉवेल्स हो गए हैं फ़िल्म की तरफ आपका एक कदम उठ सकता है। अभिसार शर्मा के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं जानता।
अच्छा। कि अभिषेक शर्मा कहाँ से आते हैं? मतलब ये सब तो हमने देख लिया कि वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट यहाँ-वहाँ उनकी लड़ाइयाँ, उनके संघर्ष और उनकी कामयाबियाँ। तो आपका ताल्लुक किस राज्य से है? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी पैदाइश छिंदवाड़ा के पास एक जगह है सिवनी, हाँ, वहाँ की है। मेरे छिंदवाड़ा को पिता दुनिया जानती है। हाँ, छिंदवाड़ा को तो सब जानते ही हैं। तो अब तो मेरे मम्मी-पापा छिंदवाड़ा में बस गए हैं, मेरे तमाम रिलेटिव्स छिंदवाड़ा में हैं। तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की उस जगह से हूँ मैं। मेरी पैदाइश भी सिवनी में हुई थी, मगर चूँकि मेरे फ़ादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं कभी रहा नहीं मध्य प्रदेश में। मैं पहले मुंबई, फिर गुवाहाटी, फिर एक लंबे अरसे तक दिल्ली, फिर 3 साल लंदन, फिर वापस दिल्ली और अब दिल्ली, नोएडा यहीं पर हूँ। यही मेरी बाकी कर्मभूमि कुछ है। पढ़ाई आपकी दिल्ली में भी हुई, है ना? हाँ, हाँ, 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में था। ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ से किया। हालाँकि मैं चंडीगढ़ इसलिए गया था क्योंकि मुझे दिल्ली में साइंस में एडमिशन नहीं मिला था। हालाँकि अब जो मैं कर रहा हूँ उससे साइंस से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा ये मानना है कभी-कभी देखिए डेस्टिनी आई डोंट से कि आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी, मगर चंडीगढ़ मैं गया था इसलिए क्योंकि मुझे साइंस में एडमिशन लेना था। मगर अब जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं चंडीगढ़ सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वहां मेरी मुलाकात हुई थी शुमोना के साथ फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, जिससे मैं प्यार करने लगा था बेइंतहा। और अब वो मेरे दो बच्चों की माँ है। और मैं ये जानता हूँ कि आप दोनों में बेइंतहा मोहब्बत है इसलिए कि वो तस्वीरें अक्सर कभी फ़ेसबुक पे या कुछ और दूसरे जो एक लेवल पे एक्सचेंज होती हैं, वो देखने में आती हैं और आपकी फैमिली बहुत प्यारी है। एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों बड़े हो रहे हैं, टीनेजर से निकलने आ रहे हैं और आपकी वाइफ़ और आप और आपके साथ में और आपके माँ-बाप के साथ में मैं ये कभी-कभी मुझे लगता है कि आदर्श पुत्र हो, बेटा हो तो कैसा हो वो अभिसार शर्मा जैसा नज़र आता है दूर से। आगे की कहानी मुझे नहीं पता कि आपके माँ-बाप क्या सोचते हैं। लेकिन ये कि यू आर डेफिनिटली अ फैमिली मैन जो हमने देखा है तकरीबन हम्म, हम्म। 20-25 साल में। अभिसार शर्मा आपकी फैमिली को आपकी ये जो हरकतें हैं, जो गतिविधियाँ हैं, इनकी तरफ से फ़िक्र सताती है कभी? नहीं, मुझे याद है कि जब 2016-17 के आसपास बहुत थ्रेट्स आते थे और ये गौरी लंकेश का दौर था, तो मेरी माँ ने एक बार ऐसे ही कह दिया था कि ये लोग तो इसे मार देंगे। एंड फॉर अ मदर टू से दैट इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि इतना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, तू देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है और सब झूठ पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर संवाद करना है, विचारधाराओं की लड़ाई है, तो संवाद कीजिए ना। मगर ये कैसी विचारधारा है जो सिर्फ झूठ बोलती है, लगातार झूठ बोलती है और बार-बार झूठ बोलती है। तो यकीनन उस वक़्त परिवार में चिंता होती थी, मगर जैसे मैंने बताया मेरे बच्चे बड़े ही हुए हैं ये सब देखते हुए और हमने काफ़ी हद तक उन्हें उससे दूर रखा है। हमारे जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं बच्चों को थोड़ा दूर रखा है, बट अब दे आर क्वाइट अवेयर। जैसे मैंने बताया, जब एंटी टेरर सेल मेरे घर में घुसी थी, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था। उसके होश फाख्ता हो गए थे ये सब देखते हुए और वो चिंतित रहा, मगर ऐसा नहीं कि वो ही बिकेम टोटली स्कार्ड। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक और पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता रहा। हालांकि उस तरीके से नहीं जितना मुझे एजेंसीज के द्वारा, मगर वो जो हैं अपने फैमिली को नहीं बचा पाए। वो बताते हैं कि उनकी बेटी उससे काफी ज्यादा हिली हुई रहती है। उसका इम्पैक्ट उन पर साइकोलॉजिकली पड़ा है। वो कहती रहती हैं कि क्यों पापा आपको क्यों ये गाली देते हैं? आपको मारेंगे तो नहीं ये लोग। ये असर होता है। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो भी हो रहा होता है, इससे दूर रखूँ और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने मेरे फैमिली की बात की। आई डोंट स्पीक इट वेरी फिलोसॉफिकली, मगर मेरा जो फैमिली है ना, वो लिटरली मेरी ताकत है। मैंने आपको बताया शुमोना मेरी वाइफ जो है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो अगर आपको घर में आपकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है, आपके बच्चे आपकी ताकत हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप उस माहौल में होते हैं, तो मैं उस माहौल को नेगेटिव नहीं करता हूँ। मेरे अंदर की एक डार्कनेस है, मैं जानता हूँ, मगर मैं बहुत कॉन्शियसली अपने अंदर के अंधेरे को अपने बच्चों से दूर रखता हूँ। मैं कोई आदर्श शर्मा जी का बेटा नहीं हूँ। अ अ, मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मेरे अपने टेम्पर इश्यूज़ हैं और उस चीज़ को लेकर मेरे माँ-बाप, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं रहती हैं। मेरी माँ कहती है, "दुनिया भर को मैं विपस्सना का पाठ देती हूँ, मगर तू हमारे शिविर में कभी नहीं आता है।" नाउ आई हैव इश्यूज़ और एंड बिकॉज़ इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ दैट आई एम लिविंग। बट बावजूद इसके देयर आर सर्टेन इश्यूज हैं मेरी लाइफ में। बट जैसे मैंने कहा ना कि अ, रिश्तों की इज्जत करना, उन रिश्तों को
अपने स्ट्रेंथ के तौर पर लेना। अब अगर मेरी फैमिली का माहौल मुझे स्ट्रेंथ देता है, मुझे सुकून देता है, तो मैं उसे क्यों बर्बाद करूंगा? इट्स एज सिंपल एज दैट, इट इज एज प्रैक्टिकल एज दैट। एक बात और जो मैं नोट की इसलिए कि ये थोड़ा-सा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इंटरव्यू भी है, लेकिन अब खत्म होने वाला है। मैं आपको उस रूप में भी देखता हूँ। आपको खाने-पीने का बहुत शौक है। एक चैनल इस पे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इनफैक्ट फिल्मी बातें विद अभिसार में एक पहलू ये भी था कि जो मैं खाऊंगा वो भी आप मेरे साथ खाएंगे। मगर अब हो नहीं पा रहा है। अब मैं होता क्या है ना, देखिए अब ये भी उससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है जैसे अब मैं लैंडोर गया, केरला गया, तो मैं जब वहां से लौट जाता हूं ना, तब मैं वहां की तस्वीरें डालता हूं। क्योंकि मेरे दिमाग में डर रहता है कि मैं तस्वीरें डाल दूं, वहां कोई पहुंच जाए, कोई पहुंचेगा नहीं। बट दिस इज द मेंटल पैरानोया दैट यू अंडरगो। किया गया कोई टारगेट कर दे। यू नो, जिस दिन यहाँ रेड पड़ी थी, देयर वर डिस्कशंस गोइंग ऑन इन द सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं। तो ये सब आपके जहन में चलता है। बट हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, 2024 जून के बाद हम नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। अगर न्यूज चैनल्स पर गाज गिरी तो बस यही सब करेंगे। और जैसे मैंने कहा, फूड इज ऑल्सो अ पैशन, उसे भी हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे और खुशी से करेंगे। ओके, आखिरी बात आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि हम सब कहीं न कहीं अपने लिए कोई थोड़ा बहुत लक्ष्य मान के चल लेते हैं कि भई अगले 2 साल में ये करना है, अगले 5 साल में ये करना चाहते हैं। कुछ ख्वाहिशें होती हैं। गालिब ने तो पहले ही कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अ, वो क्या चीज़ों की उम्मीद करें हम आने वाले कुछ सालों में आपसे? एक और किताब, एक और नॉवेल, एक और चैनल क्या? किताब, नॉवल तो देखिए आसान है। मेरी, जैसे मैंने बताया, एक फिल्म स्क्रिप्ट है। अब अगर उसको सफलता नहीं मिली तो ठीक है, मैं उसे नॉवल में बदल दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट, इनफैक्ट दो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे नॉवेल्स पे बेस्ड नहीं। जैसे मैंने एक फिल्म लिखी काफिराना, वो बेस्ड है मेरी नॉवल पे जिसका नाम है द काफिर्स लव। मगर मेरी दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर मैं जद्दोजहद कर रहा हूं। अब कल को अगर सफलता नहीं मिली तो मैं उन्हें नॉवल में बदल दूंगा। मगर फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई अगले 2 साल जो दो तीन प्रोजेक्ट्स मैंने लिखे हैं वो दे सी द लाइट ऑफ द डे। इसके अलावा जो मेरा अपना न्यूज प्लेटफॉर्म है, मैं सोचता हूं कि चलता रहे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी आवाज बेशकीमती है। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की आवाज उठाता हूं जिन लोगों की आवाज को उठाया जाना जरूरी है। मैं उन लोगों की आवाज उठाता हूं जिन्हें डीमोनाइज किया जा रहा है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जैसे लोग एक बफर साबित होते हैं, बैलेंस साबित होते हैं, और हमारी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर हमारी आवाज खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर आप साहेब अगर खुद को हीरो के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो भैया हीरो के लिए हम जैसे विलन्स की भी जरूरत है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आप हीरो किस बात के? तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा भी एग्जिस्टेंस बना रहे इस लोकतंत्र के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो सवाल है वो वाजिब, क्योंकि अगर गलत होते तो आपके पास कई मौके थे डेफेमेशन, लाइबल, न जाने क्या क्या करने के। मैं तो डंके की चोट पे सारा काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। फैक्ट्स पे बदस्तूर बना रहूंगा। और बहुत जरूरी है कि मैं यही चाहता हूं मेरा प्लेटफॉर्म बना रहे, और मजबूती से मैं अपनी बात रखूं। और बट जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आई होप समथिंग हैपेंस ऑन द फिल्म फ्रंट। लेट्स सी। अभिषेक शर्मा, मेरी ओर से और आपके बहुत सारे और जो चाहने वाले हो सकते हैं, उन सब की ओर से आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ, नेक ख़्वाहिशात और मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें बदलेंगी तो एक बार फिर से बैठेंगे, 1 घंटे का लंबा इंटरव्यू करेंगे और उसमें ये सब बातें ना करके कुछ दूसरी बातें होंगी। बिल्कुल परवेज भाई। और सबसे अच्छी बात है आपसे बात करना, क्योंकि मैंने कहा कि आपसे कुछ यादें जुड़ी हैं, रूमानियत है लंदन की। तो आपसे बात करना, आपके साथ जो एक कंफर्ट लेवल होता है वो अलग ही होता है। हालांकि आपने सारे सवाल पूछे, कई ऐसे मुद्दे आपने पूछे, जैसे एबीपी न्यूज से जो मैं निकला वो पूरा घटनाक्रम, जिसपे मैंने कभी तफसील से बात नहीं की। न्यूज क्लिक का जो पूरा मामला था उस पर मैंने कोई बहुत डिटेल से बात नहीं की। मगर जो मैंने बात की, नन ऑफ इट इज, आई फील, इज सबजुडिस्ड। और वो सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मगर जिनका सामने आना भी जरूरी है एक तरह से। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच परवेज।